गुड डे गाइस, अकस्टम क्लासेस में आपका स्वागत है। ये क्लास 11th की अकाउंटेंसी सीरीज़ है जिसमें हम अपने लास्ट स्टेप पे हैं लेजर चैप्टर को लेकर। आज मैं आपको कुछ कंबाइंड एंट्रीज करवाने वाली हूँ, उसके साथ साथ ही कुछ आपको रूल समझाऊंगी जो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान में रखने हैं। ओके, इस चैप्टर का एक पार्ट है ट्रायल बैलेंस, उसको हम छोटा सा टॉपिक है उसको टच कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। ओके, तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, ये आपके बैलेंस शो करता है। लेकिन किसके बैलेंस शो करता है? ये आपके लेजर अकाउंट्स के जो सबसे एंड में डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस बचते हैं ना, यू रिमेंबर दैट टू बैलेंस BD एंड बाय बैलेंस BD। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जिस उसके साथ साइड पे ये BD करके लिखा होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि अगर ये डेबिट साइड लिखा होता है तो ये डेबिट बैलेंस होता है आपका, और अगर यही चीज क्रेडिट साइड लिखी होती है तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस होता है ना। इतना सिंपल तरीके से बताया था। अभी ट्रायल बैलेंस क्या करता है? ट्रायल बैलेंस आपके जो आखिर के बचे हुए डेबिट और क्रेडिट के वो हैं बैलेंसेस को शो करता है, ताकि आप एक बार टैली कर लो रफली। ठीक है, अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले एक बार एक ट्रायल कर लो बैलेंस का कि क्या आपके अभी तक की कैलकुलेशन में और अकाउंटिंग में आपके डेबिट एंड क्रेडिट के बैलेंसेस मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, सो अल्टीमेटली यही रिजल्ट निकल कर आता है कि एट द एंड हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की होती हैं और उनके रिलेटेड जो अकाउंट्स प्रिपेयर करे होते हैं उसमें एंड में जो डेबिट एंड क्रेडिट का बैलेंस आता है ना, वो अल्टीमेटली आपका बैलेंस ही शो करता है। ठीक है, द अमाउंट यू हैव डेबिटेड विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिटेड। ठीक है, फिर भले ही वो दूसरे अकाउंट से रिलेटेड होके आपका शो कर रहा हो। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ओके, यही इस चीज को हमेशा प्रूफ करते हुए चलती रहती है। ठीक है, तो हम आज अपना ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, ये पूरे क्वेश्चन विद इसका सोल्यूशन, फुल सोल्यूशन आई विल पोस्ट और अपलोड द PDF ऑन माई रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। ठीक है, मैं सारे अपने फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम के अकाउंट्स पे इनको अपलोड कर दूंगी, आप वहां से जाके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, हम इसमें कुछ मेन एंट्रीज टच करने वाले हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। आपको याद होगा जर्नल के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं होता कि हम लोग हमेशा ही अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। जो बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं वो अपने अकाउंटिंग ईयर में अपनी बुक्स को क्लोज करने के बाद अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को नेक्स्ट ईयर में कैरी ऑन करके लेके जाते हैं। ओके, सो उसमें हमें ऑन द फर्स्ट डेट ये गिवन होता है कि उसकी ओपनिंग बैलेंसेस क्या क्या होंगे। तो उसकी ओपनिंग बैलेंस की मैंने आपको एंट्री भी करके सिखाई हुई है। याद है ना कि जितने भी एसेट्स होते हैं हम उनको डेबिट करते हैं और जितने भी लाइबिलिटीज होती हैं उनको हम लोग क्रेडिट करते हैं। और कैपिटल विच मीन्स द इक्विटी ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस, मतलब उसका जो क्लेम है बिजनेस के ऊपर कैपिटल, वो भी हमेशा क्रेडिट ही रहता है। ओके, ये मे भी आपको गिवन होगा और यू हैव टू कैलकुलेट इट बाय बैलेंसिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ओके, तो हमारी ओपनिंग बैलेंस की हमने एंट्री कर दी। तो इसकी देखो, डेटर्स जब हम लोग जर्नल में करते थे तो डेटर्स को एक साथ ही करके लिख देते थे, बट नाउ आई हैव टू प्रिपेयर डिफरेंट अकाउंट्स फॉर ऑल दी पर्सन इन्वॉल्व और दी अकाउंट्स और दी नेम इन्वॉल्व इन माई अकाउंटिंग प्रोसीजर। मेरे को हर किसी का अकाउंट बनाना पड़ेगा सेपरेट, इसलिए हम डेटर्स के भी डिफरेंट और सेपरेट करके ही नाम लिखते हैं। जैसे इसमें डेटर्स में राम एंड किरण मेरे पास ओपनिंग के टाइम थे, इसलिए मैंने राम का अकाउंट और किरण का अकाउंट सेपरेट करके शो किया है। ठीक है, मुझे लेजर भी इनका सेपरेट ही बनाना पड़ेगा। ओके, नाउ फिर आपकी सिंपल एंट्रीज हैं। ठीक है, जिसमें कुछ आपने बैंक ओपन किया PNB के साथ, सो यू शोड PNB बैंक्स अकाउंट। ओके, जब बैंक का नाम उस बैंक अकाउंट के साथ जुड़ा होता है, जब तक वो नाम जुड़ा होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, बिकॉज यहाँ पर क्या आ गया, एक आर्टिफिशियल पर्सन का नाम आ गया।
लेकिन अगर मैं सिंपल बैंक अकाउंट लिखती हूँ ना तो वो आपका एसेट कंसीडर किया जाता है। इसलिए हम लोग आगे, मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है क्योंकि आगे हम लोग जो ट्रांजेक्शन करने वाले हैं वो बैंक अकाउंट के नाम से करने वाले हैं। ओके, नाउ अदर थिंग इज आपकी ये सिंपल परचेज एंड सेल की है जिसमें कैश एंड क्रेडिट दोनों है। ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो इनकी जर्नल एंट्रीज। ओके, उसके बाद देयर इज अ कंबाइंड एंट्री फॉर दिस पेड टू रमन 8,000 इन फुल सेटलमेंट। मतलब मेरा रमन का अकाउंट कितना बनता था, लेट मी कैलकुलेट इट फॉर यू। देखो, जैसे रमन से मैंने गुड परचेज किए थे। ओके, तो गुड परचेज्ड फ्रॉम रमन, जिसमें से 50% हमने बैंक के थ्रू पे किया है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी हमारी? सिंपल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब मैं इसकी पोस्टिंग कैसे करूंगी? ठीक है, अब मेरे को इसमें लेजर में इसको शो करके दिखाना है। सो मैंने आपका लेजर पहले से प्रिपेयर कर रखा है। इसमें देखो, क्योंकि हमारा पहला कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, वो है हमारा कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, मतलब मैं कैश अकाउंट के डेबिट साइड शो करूंगी, लेकिन किसके नाम से? क्या रीजन था जिसकी वजह से मेरे पास कैश आया या फिर मेरा एसेट जो था वो इंक्रीज हुआ? वो सेल्स की वजह से हुआ। ठीक है, अब देखो, वैसे तो सेल्स में अकाउंट यहाँ पर 10,000 दे रखी है, लेकिन मेरे कैश के डेबिट अमाउंट में कितनी दे रखी है? 5,000। ओके, तो 5,000 मेरी यहाँ पर लिखी जाएगी सेल्स के नाम से, क्योंकि मुझे सेल्स के नाम पे कैश तो सिर्फ 5,000 रिसीव हुआ है ना। 50% मेरी बैंक में जाएगी। ऐसे ही हम लोग सेम बैंक की तरफ जाएंगे और बैंक में भी डालेंगे बैंक, क्योंकि हमारा एसेट है। ठीक है, या फिर पर्सनल अकाउंट है। अगर आप इसको पर्सनल अकाउंट के नाम से ट्रीट करना चाहते हो तो सो यू डेबिट द रिसीवर। ठीक है, रिसीवर के अकाउंट को आप डेबिट करते हो, या फिर आप अपने बैंक अकाउंट को एज एन एसेट ट्रीट करना चाहते हो, तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो आप उसे डेबिट करते हो। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में शो करूंगी। क्या करूंगी? किसके नाम से मेरे बैंक में पैसे आए हैं? सेल्स के नाम से। ओके, सो सेल्स अकाउंट यहां पर भी हो जाएगा एंड यू विल शो 5,000, क्योंकि इफेक्टेड प्राइस कितना था मेरे बैंक का? इट वॉज 5,000। एंड मूविंग ऑन टू द सेल्स पोर्शन। अब देखो, सेल्स में हम लोग सेल्स के अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे, लेकिन फिर वही इफेक्ट के साथ करेंगे कि सेल्स मेरी 5,000 इफेक्ट हुई कैश से और 5,000 इफेक्ट हुई बैंक से। ठीक है, सेल्स मेरी इंक्रीज हुई, सेल्स मेरे अकाउंट क्रेडिट हुआ, उसका रीजन ये दोनों थे। ठीक है, तो मैं दोनों की ही एंट्री शो करूंगी। ओके, ये ऐसे होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विच आई वाज सेइंग, कि हमने रमन को पे किया 8,000। ओके, और उसका अकाउंट ड्यू कितना बनता था? 10,000, विच मीन्स वी रिसीव्ड अ डिस्काउंट ऑफ ₹2,000। ओके, तो अब इसकी हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? देखो, इसमें 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टुवर्ड्स द रमन अकाउंट। ओके, हम लोग रमन के अकाउंट की तरफ चलते हैं। सी दिस, रमन ने जब अपनी परचेज करी थी तो मैंने उसके अकाउंट को क्रेडिट किया, बिकॉज रमन मेरा क्रेडिटर था एंड लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तब हम उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ओके, तो मैंने क्रेडिट साइड बाय परचेज से एंट्री करवा दी थी, लेकिन एट द टाइम ऑफ पेमेंट बिकॉज वी रिटर्न द गुड्स, तो वो 10,000 मैंने यहाँ शो कर दिया, क्योंकि उसकी वजह से मेरा क्रेडिटर जो था वो डिक्रीज हुआ, और जब क्रेडिटर डिक्रीज होता है, मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, तो उसके अकाउंट को मुझे डेबिट करना होता है। ठीक है, मतलब मैं रमन के डेबिट साइड में अपनी एंट्री को पोस्ट करूंगी। ठीक है, तो तब मैंने रिटर्न आउटवर्ड्स के नाम से लिखा था 10,000, एंड क्योंकि हमने उसको पेमेंट करी है, ठीक है, हमने उसको पेमेंट करी है, यू कैन सी दिस, हमने उसको पेमेंट करी है कैश में, तो उसका
जो उसके पास 8,000 आए थे वो किस नाम से आए थे, क्या रीजन था उसके अकाउंट को डिक्रीज करने का? एक तो कैश था, ठीक है। अब जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें सेकेंड अकाउंट भी इन्वॉल्व था, तो हम लोग ऐसे ही ब्लंटली जाकर 10,000 नहीं लिखते थे, उससे हमारा सोल्यूशन जो होता है वो गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें अकाउंट इफेक्टेड जो था वो दूसरा था, उसका भी हमें एंट्री पोस्ट करनी ज़रूरी होती है, वरना हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। ओके, सो यू विल पोस्ट द नेम ऑफ द अकाउंट जिसमें आप 2,000 अमाउंट लिख दोगे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू दी कैश अकाउंट, क्योंकि हमने रमन को पे किया था, ओके, क्योंकि हमने रमन को पे किया था तो मेरा एसेट जो था वो डिक्रीज हुआ, तो मैं रमन को पे करके आई हूं, इस वजह से मैं 8,000 को सॉरी कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन करूंगी। ओके, नाउ ऑल्सो वी रिसीव द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज अवर इनकम, और जब इनकम इंक्रीज होती है तो उसके क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होती है, ठीक है। अब देखो, मेरा अमन का अकाउंट तो वैसे 10,000 का ड्यू था, है ना, लेकिन मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड में 2,000 लिखा। वाई? बिकॉज डिस्काउंट रिसीव्ड का जो अकाउंट इफेक्टेड था अमाउंट से वो 2,000 थे, लेकिन उस 2,000 का जो रीजन था वो रमन था, ओके। इसलिए हम लोग रमन के नाम से सिर्फ 2,000 ही लिखते हैं, पूरे 10,000 नहीं लिखते, इसलिए ताकि हमारी रिपीटिशंस ना हो, वरना हमारे अमाउंट्स रिपीट होते चले जाएंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है हमारी वो ट्रू बन के नहीं आएंगी। ओके, तो हम लोग नाम लिखते हैं, अमाउंट वही लिखते हैं जो उस अकाउंट की इफेक्ट हुई होती है, ठीक है। अब जैसे एक आपकी एंट्री आती है सैलरीज की, देखो ये देखो, आप अपने क्वेश्चन पे मूव ऑन करो एंड देखो, हमें कमीशन मिला था 12 तारीख को, हमें कमीशन मिला था 15,000 रुपये का, ओके। 15,000 कमीशन वी रिसीव्ड, ओके। ऑन दी 14th of April वी पेड सैलरी ऑफ ₹50,000। 14 तारीख को हमने सैलरी पे की 15,000 की, ओके। तो उन दोनों की रिस्पेक्टिव एंट्री हमने पोस्ट कर दी। हमें क्योंकि रिसीव हुई थी, इनकम हुई थी, उसको हमने क्रेडिट किया, और कैश मेरा एसेट है वो इंक्रीज हुआ था तो उसको डेबिट किया। सेम इफेक्ट विल बी शोन ऑन द लेजर साइड, ठीक है। जैसे कैश अकाउंट क्योंकि मेरी इनकम हुई है, सो डेबिट साइड कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, मतलब कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे मैं शो करके दिखाऊंगी मेरे 15,000, लेकिन मेरे पास कैश आया किस नाम से? कमीशन के नाम से, इसलिए टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ओके। ऐसे हमारे कमीशन अकाउंट में चला जाएगा, हम लोग अपने कमीशन अकाउंट में शो करके दिखाएंगे, ओके। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में हम लोग बाय कैश से दिखाएंगे, बिकॉज कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम। कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम होती है, और जब इनकम इंक्रीज होती है सो वी क्रेडिटेड, ठीक है। तो क्रेडिट साइड पे हम लोग इसके शो करेंगे। मेरा कमीशन आया किस नाम से? कैश के नाम से आया ना, मेरे को कैश मिला, ठीक है, तो बाय कैश, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग है ना विदाउट जर्नल एंट्रीज के करने वाले हैं, सो यू कैन लर्न पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज विदाउट जर्नल्स, बिकॉज एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, ओके। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। देखो सैलरी पे चलते हैं हम लोग। चलो सैलरी का मैं एंड में ट्रीटमेंट बताऊंगी, पहले यहाँ देखते हैं। टुक लोन फ्रॉम आस्था ऑन 21st ऑफ द डेट। आई टुक अ लोन फ्रॉम आस्था, मैंने आस्था से लोन लिया ऑफ 70,000 का। अब देखो दो चीज क्या इफेक्ट हो रही है इसमें, लोन एंड आस्था। लोन इज व्हाट, यू हैव टेकन लोन फ्रॉम समवन, ओके। आपने किसी दूसरे बंदे से पैसा लिया है तो इट बिकम्स योर लाइबिलिटी, ठीक है। और हमारा रूल क्या कहता है कि लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो मैं उसके क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करूंगी, ओके। अब क्योंकि ये नया अकाउंट है, लोन टेकन फ्रॉम आस्था इज ए न्यू अकाउंट, इसलिए मुझे उसके नाम का एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ओके। सो हम लोग यहाँ आते हैं, देखो, और मेरे पास आया लोन फ्रॉम आस्था अकाउंट आया, बिकॉज इट इज एन लाइबिलिटी, ठीक है, इट इज अ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है उसके क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करते हैं, इसलिए मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा बाय बैंक
क्योंकि मुझे लोन जो मिला वो बैंक में मिला. ओके, आई एज्यूम्ड इट. तो बाय बैंक अकाउंट 70,000. ओके, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई. अब उसके साथ साथ दूसरा इफेक्ट क्या हुआ है मेरा, दूसरा इफेक्ट हुआ है मेरे बैंक अकाउंट पे. ओके, बिकॉज बैंक अकाउंट, बैंक इज एन एसेट, और जब एसेट जब इंक्रीज होती है तो वी शो द एंट्री ऑन द डेबिट साइड. ओके, तो डेबिट साइड मतलब बैंक का अकाउंट डेबिट हुआ, बैंक का अकाउंट इंक्रीज हुआ, किसकी वजह से, लोन की वजह से. ठीक है, लोन फ्रॉम आस्था, और अमाउंट डाल देंगे हम 70,000. इज इट क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं. देखो, दो चीजें मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने दोनों टाइप की आपकी ट्रांजेक्शन ली है. इन दो एंट्रीज पे फोकस करो. ठीक है, कमीशन रिसीव एंड सैलरी पेड. जर्नल एंट्रीज जल्दी से अपने मन में रिवाइज करो कि इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी. ठीक है, और सैलरी में देखो, सैलरी में अपन लोग पोस्ट कैसे करने वाले हैं. ओके, सी सैलरी बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, तो जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसके हम लोग डेबिट करके शो दिखाते हैं. ओके, तो सैलरी इंक्रीज हुई, सैलरी इज डेबिटेड, तो उसके मैं डेबिट साइड पे शो करके दिखाऊंगी टू कैश, क्योंकि सैलरी मैंने पे किस में करी, कैश में करी. सेकेंड अकाउंट मेरा इफेक्ट कौन सा हुआ इसमें, कैश का हुआ, तो मैं कैश में शो कर दूंगी. ठीक है, ऐसे ही बिकॉज कैश इज योर एसेट, कैश इज योर करंट एसेट, और वो रिड्यूस हुआ है, तो उसके क्रेडिट साइड पे आप पोस्टिंग करोगे बाय सैलरीज. ओके, नाउ look at the last थर्ड एंट्री, आउटस्टैंडिंग सैलरीज. मतलब कि मुझे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी. आउटस्टैंडिंग सैलरीज आर द सैलरीज विच आर ड्यू बट नॉट पेड इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, मतलब इस करंट अकाउंटिंग पीरियड की वो बनती थी बट आई वॉज नॉट एबल टू पे इट. ठीक है, तो एंड में हम उसे एडजस्ट करेंगे, और एक्रूरल बेसिस के हिसाब से ये आपका इस साल का एक्सपेंस है, तो वो आपके इस साल की बुक्स में शो करना चाहिए, है ना. तो हम लोग शो भी करेंगे. मेरी सैलरीज बनती थी ना 2000 एक्सेस की, तो वो मैं शो करके दिखाऊंगी, लेकिन किसके नाम से शो करूंगी, बिकॉज इट इज नॉट पेड येट. ओके, ये अभी तक दी नहीं गई है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट. ठीक है, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारी क्या होती है, वो हमारी लाइबिलिटी होती है, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वी नो कि क्रेडिट साइड पे हम लोग पोस्टिंग करेंगे भैया. तो मतलब इतना एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है. तो क्रेडिट साइड पे अपन चलेंगे यहाँ पर, और बाय सैलरीज अकाउंट लिखेंगे. क्यों, क्योंकि मेरी किस वजह से लाइबिलिटी बनी है, क्योंकि मैंने सैलरी पे नहीं की थी, है ना. तो इफेक्टेड अकाउंट कौन सा था, दूसरा मेरा सैलरी अकाउंट. तो सैलरी अकाउंट 2000 से हम लोग यहाँ पर क्रेडिट करके दिखा देंगे. ओके, नाउ सी, अगर देखो ये तो एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, लेकिन व्हाट इफ हमें साथ में ही गिवन हो, जैसे लुक एट द 18th एंट्री, रेंट पेड फॉर ₹70,000. मतलब हमने 75,000 रुपए का रेंट पे किया, जिसमें से 15,000 जो थे वो मेरे नेक्स्ट ईयर के थे. मतलब मैंने नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस ऑलरेडी पे कर दिया, विच मीन्स ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, है ना. तो देखो, इस साल का मेरा रेंट कितना बनता था, है ना. इस साल का मेरा रेंट बनता था 75,000 माइनस 15,000, कितना हुआ 60,000. मतलब इस साल का मेरा रेंट था 60,000, तो मैं रेंट अकाउंट को डेबिट करूंगी, विच इज एन एक्सपेंस. रेंट अकाउंट को डेबिट करूंगी मैं 60,000 से, और मैंने पे कैसे किया, कैश में किया, इसलिए मैं इसका टू कैश अकाउंट लिख दूंगी. लेकिन उसके साथ साथ मेरी प्रीपेड रेंट भी आई, बिकॉज इट वॉज गिवन टू यू एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, कि आपको रियलाइज्ड है कि आपने पहले से ही पे कर रखा है, इसलिए हमने साथ के साथ कर दी, और ये अपनी कंबाइंड एंट्री हो गई. ठीक है, मैं इसको एंट्री आपको शो करके दिखाती हूँ. देखो, रेंट अकाउंट डेबिटेड, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. ठीक है, अब रेंट अकाउंट में मैं 60,000 डाल दूंगी, डाल दिए.
प्रीपेड रेंट अकाउंट में मैं 15,000 डाल दूंगी क्योंकि ये करंट एसेट है, और करंट एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, सिंपल। इसलिए हम इसके डेबिट साइड पे शो कर देंगे। नाउ हम लोग अपने कैश अकाउंट पे चलेंगे, ठीक है, हम लोग वापस अपने कैश अकाउंट पे आते हैं। नाउ सी, मैंने रेंट तो पूरा 75,000 का पे किया, लेकिन इन दी अकाउंट्स आई हैव टू शो दैट कि मेरा कितना अमाउंट किस किस नाम से इफेक्ट हुआ था। तो रेंट मैंने पे किया 60,000 जो इस साल का था, और प्रीपेड रेंट मैंने पे किया 15,000 जो नेक्स्ट ईयर का था, इसलिए ये मैंने सेपरेट करके दिखाया। बट जब मैंने कमीशन लिया था, जबकि कमीशन एडवांस में मैंने ले लिया था, लेकिन मेरे को ये एट द टाइम ऑफ इनकम रिसीव्ड, जब मेरे को इनकम हो रही थी, ये मुझे नहीं बताया गया था कि ये कमीशन एडवांस में है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट करके नहीं लिखा। मुझे उस वक्त सिर्फ इतना पता था कि ये मेरे को 15,000 रुपये मिले हैं, ठीक है। तो कैश में एडजस्टमेंट नहीं होगी। ओके, नाउ हम एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे कमीशन की? हम लोग कमीशन की एडजस्टमेंट करेंगे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में, ठीक है। अब कमीशन रिसीव्ड अकाउंट आपकी इनकम है, और इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट की जाती है, और डेबिट कब करी जाती है? जब वो डिक्रीज होती है। तो क्योंकि ये 5,000 जो थे वो आपके इस ईयर के नहीं थे, तो आपको वो आप अपने इस करंट ईयर के करंट अकाउंटिंग ईयर के इनकम से रिड्यूस करने पड़ेंगे। अब रिड्यूस आप माइनस करके तो करोगे नहीं यहाँ से, तो आप उसके डेबिट में लेके जाओगे, ठीक है। तो कमीशन रिसीव्ड के अकाउंट को आप डेबिट करोगे, किसके नाम से? टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 5,000। होगी एडजस्टमेंट एंट्री भी तो हम लोग यही पास करते हैं ना एंड में। और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रीजन बीइंग इट इज योर लाइबिलिटी, तो आपको उसके क्रेडिट साइड पर शो करके दिखाना पड़ेगा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि ये लायबिलिटी अराइज किस वजह से हुई? क्योंकि मेरे को कमीशन ही मिला था एक्सेस में। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स दी ट्रायल बैलेंस। देखो, मैंने पहले से ही पूरा सॉल्यूशन निकाल के रखा है, और सारे डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस भी निकाल के रखे हैं। तो आपको ट्रायल बैलेंस समझाने के लिए मैं साथ के साथ पोस्ट करती हुई चलूंगी एंट्रीज को। ओके, और ताकि आपको बैलेंस की क्लैरिटी रहे और आपको समझ में आए, हम लोग डेबिट बैलेंस को ग्रीन से रखने वाले हैं और क्रेडिट बैलेंस को रेड से लिखने वाले हैं। अब एक बार फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट क्या होता है इसका। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है हेड्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। हेड्स ऑफ अकाउंट्स मतलब किस नाम से आपने अकाउंट्स बना रखे हैं, जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, ठीक है। वो सारे अकाउंट जो आपने अपने लेजर प्रिपेयर करते वक्त बनाए थे, उन सबके नाम अपने लिख देते हो। इधर आती है आपकी डेबिट की अमाउंट, और इधर आती है आपकी क्रेडिट की अमाउंट। डेबिट और क्रेडिट व्हाट, जो आपके एंड में बैलेंसेस निकल के आते हैं ना, ये बैलेंस बीडी है ना, या फिर यहाँ पर आता है बाय बैलेंस सीडी है ना। तो जो हम बीडी वाले पे ध्यान देते हैं, क्योंकि सीडी वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि वो अपोजिट साइड पे लिखा होता है ना। तो हम लोग बैलेंस बीडी देखते हुए चलेंगे अपने हर अकाउंट में, और साथ साथ उसको पोस्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो ऐसे, सबसे पहले मेरा कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट का जो एंड बैलेंस है, ये ब्रॉड डाउन और बीडी के साथ, वो कहाँ लिखा हुआ है? डेबिट साइड पे, विच मीन्स इट इज अ डेबिट बैलेंस। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 1,10,500। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपका ये बीडी कहाँ शो कर रहा है? क्रेडिट साइड पे, मतलब ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है, तो मैं क्रेडिट साइड पे लिख दूंगी कितना? 4,02,000। ओके, नाउ स्टॉक। स्टॉक अकाउंट आपका किस साइड पे बीडी शो कर रहा है? टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड पे, तो मतलब ये आपका डेबिट बैलेंस है। ओके, और राम का आपका कौन से साइड शो कर रहा है? राम आपका क्या था? डेटर था, तो इसका डेबिट बैलेंस आया, तो डेबिट बैलेंस में की तरफ लिख दूंगी मैं। ओके,
तो अब आपको समझ में आ गया ना कि कौन से वाले बैलेंसेस को हमें कहाँ लिखना होता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग सारे के सारे बैलेंसेस को लिख लेते हैं। ओके, सो वी आर डन नाउ। आप एंड में इसको बैलेंस करके देख सकते हो, सारे डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट को बैलेंस करके देख सकते हो, ठीक है। इनको कैलकुलेट करो, इनका टोटल करो, ठीक है। इनके टोटल करते हुए चलो, सिर्फ डेबिट साइड का, और उसको यहाँ लिख दो, ठीक है। उसका अमाउंट कितना आएगा, तो जब आप सिर्फ डेबिट साइड का टोटल करोगे तो वो आएगा आपका 6,61,500, और जब क्रेडिट साइड का सिर्फ क्रेडिट वाले बैलेंसेस का टोटल करोगे तो वो आएगा 6,61,500। तो आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हो गया इक्वल। सो इसका मतलब जो आपने लेजर बनाए थे वो बिल्कुल सही बनाए थे और किसी में भी कोई एरर नहीं निकल कर आया। ओके, तो ये आपका लेजर यहाँ पर पूरा का पूरा खत्म हो गया, और कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी कैश बुक। ओके, सो कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।